नमस्कार, मैं शालिनी श्रीवास्तव। क्लाउडवेव के इस एपिसोड में जीवन साहित्यकारों के नज़र में के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम एक ऐसी हस्ती से आप सबकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिनकी यात्रा गांव के गलियारों से शुरू होते हुए आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंची है। जी हाँ, पूरी पलामू प्रमंडल में उनकी आवाज़ की खनक तो सुनाई ही दी, उन्होंने अपने कलम के तीखे तेवर से अपनी आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाई है। जी हाँ दर्शकों, सादगी से परिपूर्ण वो ऐसी हीरा हैं जिसकी चमक साहित्य जगत से तो है ही, साथ ही आयुष्मान से भी उनका गहरा नाता है। जहाँ उनका जन्म हुआ वहाँ से लेकर अभी तक के सफ़र में जो भी उनके सानिध्य में रहे वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बेबी से सुषमा श्रीवास्तव बनने के इस सफ़र में कौन कौन से उनके लिए प्रेरणादायक रहें, प्रेरणा स्रोत रहें, आइए उनकी कहानी हम उनकी जुबानी जानते हैं। आज हमारे बीच में हैं एक कवित्री, और जैसा कि हमने कहा पूरे पलामू प्रमंडल में उनकी आवाज़ खनकती रही है, तो इस खनकती आवाज़ को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कड़ी में। नमस्कार शालिनी जी। क्लाउड वेब के सारे दर्शकों को हमारा अभिनंदन और नमस्कार। आपने तो हमारी बहुत तारीफ कर दी। हमारी शुरुआत हमारा जहाँ जन्म हुआ गांव की गलियों से ही हुई। और सबसे पहले अपने घर के माहौल के बारे में बता दूं। जी, आपको ये लिखने का शौक़ और जो ये प्रतिभा आपके अंदर आई, ये हमारा पहला सवाल भी है आपसे। हाँ। ये कैसे शुरू हुआ? माता पिता गुरु को प्रणाम करते हुए सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि हमारा घर का परिवेश था वो बहुत बिंदास और सम्मानजनक ज़िंदगी प्रारंभिक हमारी रही है। जी। और हमारे दादाजी जो थे उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था। जब हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे थे उस समय कोई विश्वास नहीं करेगा कि 22 पत्रिकाएं मेरे घर में आती थीं। जी। दादाजी चंपक भी पढ़ते थे, नंदन भी पढ़ते थे, आर्यावर्त भी पढ़ते थे, साप्ताहिक हिंदुस्तान भी पढ़ते थे, धर्मयुग भी पढ़ते थे। इस तरह से सारी पुस्तकें वे पढ़ते थे और पढ़ने के बाद हम भाई बहनों को मिलता था। जी। जब हम लोग बड़े हुए तो वो हमारे कोर्स की किताब ही पढ़ते थे। जी। बहुत पढ़ने का शौक़ था। तो इस तरह से पढ़ने की जो प्रेरणा है जी वो तो वहाँ से शुरू हुई। जी, ये प्रतिभा की शुरुआत। हाँ। और हम अपने दादाजी के बाद पिताजी की बात करें जी, तो आज शायद पलामू प्रमंडल के लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं। लेकिन वे एक बहुत बड़ी हस्ती थे। यहाँ क्रांति कुटीर में रामेश्वरम जी हुआ करते थे। वे एक बार हमको बात करने लगे हमसे कि जाना है तोहर पिताजी कितना बड़ा आदमी हथु। अच्छा। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थलवा तो हुआ पर सब कहलत हूँ कि अरे महात्मा जी कौन इतना छुपा रुस्तम है जो दिनमान और बड़े बड़े पत्रिकाओं में इतने अच्छे व्यंग और इतने अच्छे लेख लिखता है। जी। तू कम मत समझा उनका। जी। और हरिवंश राय बच्चन और नागार्जुन जिनकी किताबें हम लोग पढ़ते हैं जी, उनके साथ उन्होंने कविता के क्षेत्र में मंच साझा किया है। बहुत अच्छी बात। और 7 चिट्ठियां अभी हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई हमारे यहाँ सुरक्षित हैं, जो कि पिताजी को उन्होंने लिखा मंच साझा करने के बाद। और उनका उपनाम महात्मा था। जी। और हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि महात्मा तुम्हें बहुत प्रतिभा है, मैं तुम्हारे बराबर संपर्क में रहूँगा। अपना हस्ताक्षर किया हुआ एक फ़ोटो भी उन्होंने पिताजी को दिया
जो कि अभी मेरे पास सुरक्षित है वो। जी, ये जानकारी आप दे रही हैं, ये बहुमूल्य जानकारी, और हमारे पलामू के लिए गर्व की बात है कि आप जैसी धरोहर यहाँ पर हैं। कुछ आपसे जीवन से जुड़ी बातें हो रही है और रचनाओं की, कविताओं की, तो उसके लिए मैंने कुछ लिख कर भी यहाँ पे रखे हुए। जैसे कि प्रतिभा की बात हुई, अब हमारा दूसरा सवाल आपसे हुआ कि पलामू पर आपकी जानदार रचना भी रही है, ये हमें पता है। उसकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ आप अभी थोड़ी सी बात जी 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 और हाँ, इजाजत जी जी चाहूंगी बिल्कुल कि बिल्कुल थोड़ी सी बात और हाँ, हो जाए। तो पिताजी यहाँ मोर के पंख मोर के पाँव में लिखे थे जी और वागर थे, एक पत्रिका है राष्ट्रीय स्तर की, उसमें उनकी रचनाएं आती थी। बहुत लिखा उन्होंने और शायद कुदरत ने उसी सब का प्रभाव हम पर छोड़ा। कर दिया जी तो पहले बचपन की मैं बात बता दूं। जी मेरे मन में जैसे क्लास चौथी कक्षा में जी, जब मैं थी, जो शुरुआत आपकी। हाँ, तो ऐसे बचपन में माँ काम करने नहीं देती थी, लेकिन कुछ लोग आए हुए थे तो मैं कुछ मांझ रही थी अपने खेत में। जी जी जो खिड़की होता है गांव हाँ, में, हाँ, हाँ, वहीं पर बैठ करके, और मिर्चा का खेत देख करके मेरे मन में उस समय बातें हुई थी। और एक धनेश बैठा हुआ था करवन के पेड़ पर, ओहो। उसको देख करके एक आई बात। तो पिताजी उस समय घर में नहीं थे। जो बात आई वो जल्दी से मैं जा कर के माँ से बोली कि ऐसा ऐसा मेरी पंक्तियाँ तो ऐसे बनती जा रही ये क्या है। उस समय कविता क्या होती है हमको पता नहीं था, और उसमें से बहुत सारी बातें तो मैं भूल गई। लेकिन जो 4-6 लाइनें हमने कहीं पर नोट की तो वो है, हरी भरी है न्यारी नारी, मिर्च लगे अति प्यारी प्यारी, श्वेत फूलों से किया श्रृंगार, चारों ओर बहार बहार। क्या बात। लाठ कुंडी से पटवन इसकी, अद्भुत लगती चितवन इसकी, तीखी है पर जानदार भी, हरी भरी है शानदार भी। क्या बात है। एक हरी मिर्च से और तीखी मिर्च तक का सफर आपने शुरू किया। हाँ, क्लास चौथी कक्षा में। जी जी। और फिर जो आपने कहा कि प्रेरणा स्रोत रही हैं, जी जी। मैं अपने गांव की या उस क्षेत्र की, जैसे 12 गैया 14 गैया कहा जाता था गांव मिला करके, पहली लड़की हूँ मैं एमए तक की सफ़र करने वाली उस गांव की गलियों से। क्या बात है। और आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर, पलामू अपनी माटी को प्रणाम करना, सबको प्रणाम करना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और जब धीरे धीरे लिखने लगी, स्कूल से मेरा लिखना जारी हुआ, तो अनगढ़ के रूप में थी, लेकिन जब उस समय पलामू गढ़वा जिला लातेहार अलग नहीं हुआ था, उस समय की रचना है, पवित्रता की लौ में तपकर जो पैदा हुआ, लावण्यता की सरल तस्वीर है जो, मूर्धन्यता से जो है परिपूर्ण, शत नमन तेरा पलामू। पलासों की आग से ऋतुराज है दहकता, लाहों की कर्मशाला में चैन पाती वसुंधरा, महुए की खुशबू से सुवासित होती धरा, वनवासियों की सरलता से जो है परिपूर्ण, शत नमन तेरा पलामू। क्या बात है, सच में। ये कविता बहुत लंबी है। और हम लोग को एक दायरे में लेकर के चलना है। तो अब ये आपकी सबसे पहली जो रचना छपी थी, क्या उसके बारे में कुछ आप यहाँ बात करेंगी? जो सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले जो आपने कही खेतों की बात, जो अब तक याद है, पहली रचना जो आपकी छपी थी, उसके बारे में आज कुछ हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। हाँ शालिनी जी, उसके लिए भी रोचक प्रसंग है जो जी जी बिल्कुल, हम उसी लिए यहाँ बैठे भी है। मैं जरूर बताना चाहूँगी। जी जी। उस समय तक हमारी रचना छपी नहीं थी, लेकिन ढेर सारी रचनाएं हैं जो कि लिख चुकी थी। अब लगता था कुछ कहीं पर अशुद्धि होगी, क्या होगी, तो हमने उस समय कॉलेज में मैं पहुंच चुकी थी और लिफाफा में रचना भर करके, और यहाँ एक पत्रिका उस समय निकलती थी, छोटा नागपुर भूमि। छोटा नागपुर, हाँ, शिवशंकर सिंह यहाँ उनके संपादक हुआ करते थे। तो पिताजी, हरिवंश प्रभा जी सब बैठते थे वहाँ पर प्रतिदिन,
जी। और उसमें पिताजी तीसरी आवाज़ करके वो स्तंभ लिखा करते थे, तो चुपके से मैं भेजी। तो उनको लगा, शिवशंकर जी बोले कि आए हो तोहर लड़किया के का नाम बा, लगत बा कि कुछ रचना भेजले बा। हाँ, ऐसे ही बात हुई। तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ थी, जी, जी। हर्षिकार दीर्घिकार की, लेकिन बोली कि अशुद्धि बा लेकिन लगत बा ना एकरा सुधार द कुछ, अच्छा। कि मने अनुभव से झुकल व्यक्ति जे बा ना, ओहो। वो रचना कैले बा, एकरा जरूर छापब। वाह। और वो छपी हुई रचना मेरी सुरक्षित है वो। जी, जी। तो जैसे जिला स्कूल में जब जलाया जाता था वो रावण दहन, रावण दहन जलाया जाता था, तो उसी समय विचार मेरे मन में उठा था। कविता का शीर्षक है यह घड़ी। चहल पहल प्रकाश की दिव्या, इसके बीच से उठती एक निरीह की आवाज़। कौन रोती है इस अंधकूप में, भूखी आंखों का आहार बनती हजारों सीता, अपने ही वसन के लिए व्याकुल द्रौपदी। यह किसका क्रंदन है, पुतले जलाना ही रह गया है विजय का प्रतीक, मगर हरण तो पुतलों का नहीं होता, सीता हरण रावण वध की एक अनिवार्य कड़ी है। और लोग कहते हैं यह विजयोत्सव की घड़ी है, लोग कहते हैं यह विजयोत्सव की घड़ी है। क्या बात है। और आपने गद्य और पद्य में दोनों में ही अपनी लेखनी चलाई है। मूल रूप से कविता एकाध 2000 कविताएं हैं। क्या? हाँ, लेकिन गद्य और पद्य दोनों में हमने लिखा है, और जो कि अभी सामने नहीं आई है वो। जी। हाँ, सारी आकाशवाणी, दूरदर्शन मंच पर। जी, हम यहाँ ये भी बात करेंगे कि आप आकाशवाणी का भी सफ़र आपने तय किया है, दूरदर्शन का भी। सब बातें आप अपने जीवन के बारे में, यहाँ छोटी छोटी बातों को ज़रूर हम हमारे दर्शकों की भी साझा कीजिए। एक लघु कथा, बहुत लंबा नहीं, जी, हम लोग को दायरे में चलना हाँ, है। बिल्कुल। हाँ, तो एक लघु कथा बुढ़वा बाबा। बुढ़वा बाबा। हाँ, तो हमारे आसपास बिखरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कविता कहानी का विषय होता है, और वही जिंदगी है। वो जिंदगी के को देखने का नज़रिया जो है वही है। बुढ़वा बाबा हमारे दादाजी के चचा थे, और आसपास के बच्चों को वो पढ़ाया करते थे, ऐसे ही निःशुल्क शिक्षा देते थे। उनको गुरुजी भी कहते थे। वो जब मैं आती थी स्कूल से तो बोलते थे कि बेबी, तो बेबी नाम उनका, जो बेबी से सुषमा श्रीवास्तव का सफ़र। हाँ, तो घर में सब कोई बेबी बोलता था, और उनको बड़ा खराब लगता था ये, तो कि बेबी ये कौन नाम है, इसका नाम तो देवी रहना चाहिए। तो हमको बोलते थे देवी, उससे हम चिढ़ते थे। तो वो गाल पकड़ के ऐसे, बाबा नहीं आता है बोलने, आप बोलिए। बे तो बोलते बे, फिर बोलते बी तो बी, बोलिए बेबी तो बोलते देवी। देवी उनको अच्छा लगता था कि देवी देवता जैसा। हाँ, अच्छा, तो इसी विषय को हमने बनाया, और दिल्ली से इस पर लघु कथा पर पुरस्कार भी हमको मिला है। जैसे अपने कलम के तीखे तेवर से आपने दिल्ली तक अपनी आवाज़ को पहुंचाया। हाँ, और उसमें और बहुत प्रसंग है, जो हाथी वाला केरल का हुआ था, तो उसमें भी हमको पुरस्कार मिला हुआ है। हाँ, और अपनी कविताओं या कथाओं का विषय, जैसे बहुत जो लिखते हैं उनके जहन में कुछ बातें होती हैं, कुछ शब्द होते हैं, कुछ दृश्य होते हैं जिसको देख के वो लिखते हैं। तो अपनी कविताओं रचनाओं का विषय आपका जो होता है वो किस तरह का होता है? जैसे नारी। हाँ, और हमारे समाज की विसंगतियाँ हैं, वो हमारे कविताओं का विषय रहता है। राष्ट्र प्रेम भी रहता है। जी, जी। और प्रकृति के प्रेमी हैं हम। तो प्रकृति की, हाँ, तो उस पर क्या आप कुछ यहाँ हमारे दर्शकों के बीच गुनगुनाना चाहेंगी? प्रकृति की, जैसे आज हमारी प्रकृति हमसे दूर होती जा रही है। हम, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हम उसके बदले में कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। तो प्रकृति की जहाँ बात आपने की है, तो प्रकृति के लिए 2 शब्द आप यहाँ हमारे दर्शकों के बीच में अगर कहेंगी तो हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा।
आज प्रकृति जो है जी बहुत ही इस स्थिति में पहुंच गई है कि हम अपने जीवन का ह्रास खुद कर रहे हैं और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पेड़ लगाएं। पेड़ लगाएं, अपना पर्यावरण को बचाएं, साथ ही साथ जल को भी बचाना बहुत ही आवश्यक है। जल अभी इस समय में हम जल को लेके काफ़ी चिंतित भी हैं। हाँ, जल है हाँ, तो जल को लेके काफ़ी चिंतित हैं। हाँ, तो एक है, आज चलो जंगल घूम आए, माटी के संग प्रीत निभाएं, चलो बांस संग हम भी गाएं, वंशी डलिया सूप बनाएं, कागज के उद्योग लगाएं, गुलदस्ते फूलदान सजाएं, जी। आज चलो जंगल घुमाएं, माटी के संग प्रीत लगाएं। लंबी रचना है जी। लेकिन इसको और हम यहाँ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, साहित्य सृजन के अलावा आपने अन्य क्षेत्रों में भी कार्य किए हैं, उसके बारे में भी हमें बताइए। शालिनी जी, साहित्य सृजन तो चलता ही रहा, साथ ही साथ शिक्षण का कार्य मैंने किया। अभी जो संत मरियम स्कूल है वो पहले संत मेरी स्कूल हुआ करता था, उसमें हमने 15 साल शिक्षण कार्य किया है। अच्छा। हाँ, और साथ ही साथ वहाँ मैं 10th की क्लास टीचर हुआ करती थी, हिंदी की क्लास शिक्षिका। बेतला बच्चों को लेकर गई थी, वहाँ सर में चोट लग गई थी जिसके चलते बीच में बाधित हुआ और हमको छोड़ना पड़ा विद्यालय। उसके बाद लेकिन बैठना मुझे पसंद नहीं है, तो हमने साक्षरता का कार्य किया ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में। और साक्षरता उस समय गढ़वा जिला में राहुल पुरवार थे, तो उन्होंने कहा कि अब स्वच्छता के लोग, साक्षरता के लोग ही स्वच्छता का कार्य करेंगे। तो स्वच्छता में भी हमने योगदान दिया और मेरे जिम्मे 78 गांव था। गांव भ्रमण करती थी, उन लोग के बीच में प्रेरित करना, जगाना, स्वच्छता क्या है, कैसे इसको अपनाएंगे। बड़ी मुश्किल होती थी समझाने में, लेकिन फिर भी धीरे धीरे समझाते हाँ, एक रोचक प्रसंग यहाँ पर रखना चाहूँगी। जैसे कुछ समय पहले नक्सली समस्या बहुत ज़्यादा हमारे पलामू में देखने को मिल रही थी। तो रमना प्रखंड के किसी गांव में गए हुए थे, वहाँ पर जाने पर हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था कि नहीं, यहाँ पर अभी मीटिंग हो रही है और सारे लोग हथियार से लैस थे। अच्छा। लेकिन उसमें एक व्यक्ति था, चनाकला गांव चनाकला, उसमें एक व्यक्ति था जो 30-40 लोगों को पढ़ाया करता था। अच्छा। और वो नक्सली भी था। क्या बात। वो अपना दर्द बोला। हम लोगों ने सूचना भिजवाई कि हम लोग आए हुए हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। तो बोला ना कि सर को स्कूल में रुकवाइए सर और मैम को, सो हम आते हैं। और उन लोग को विदा करके, सचमुच मीटिंग हो रही थी और हथियार से लैस मीटिंग हो रही थी, लेकिन वो आया और बोला कि देखिए, इतना यहाँ पर गरीबी है, इस तरह का जीवन हम लोग जी रहे हैं ना कि मतलब हम लोग दिशा भ्रमित हो गए हैं। लेकिन आप जो बताते हैं, आप जो करते हैं, उससे देखिए हम 30-40 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसका नाम हम लोग भेजे थे राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए। हालांकि राष्ट्रपति पुरस्कार एक दूसरे रमना ब्लॉक के ही दूसरे बेटी को मिला, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहा था और बोला कि देखिए, अगर आप में मेधा है, आप में योग्यता है, तो हम लोग को जिस तरह से ढालिएगा, हम लोग आपके साथ मिल करके काम करना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, हम भी मानव है आप ही की तरह, सो हम मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं।
लेकिन कोई जल्दी सटता ही नहीं है सर। हाँ, आप लोग सटाइए। और वो इतना बढ़िया अपने गांव में काम किया, इतना बढ़िया काम किया कि मैंने देख करके दिल खुश हो गया कि एक नक्सली कहे जाना, और कुछ दिन उसको जेल भी हो गई थी, लेकिन वो आदमी इतना मैंने इतनी प्रेरणा उसमें जगी कि वो बच्चों को 30-40 बच्चों को जुटा करके पढ़ा रहा था। भीटी को कोई पैसा नहीं मिलता था, वॉलेंटियर टीचर, लेकिन वो करता था उस काम को। तो हमने उससे भी सीखा कि यदि कुछ सोच को अच्छी रखी जाए तो एक अच्छी दिशा भटके हुए लोगों को मिल सकती है। हाँ, जैसे आपने एक नक्सलवादी कह दें, उन नक्सली को आपके उनके अंदर शिक्षा की लौ जगाना जो हुआ, हाँ, वो आप लोगों ने वैसे कार्य को किए हैं। और हम जब कुछ करते हैं और हम समाज में या हमारे देश में हमें सम्मानित किया जाता है तो हमें बड़ा ही गर्व होता है। तो ऐसे हम थोड़ा रुख बदलेंगे आपके सम्मान की ओर और आपके उस प्रतिष्ठा की ओर, कि उस आपको किस किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया। हाँ, एक रामानुजगंज में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन शिविर लगा हुआ था। और चिंतन शिविर में यहाँ से 5 साहित्यकार गए थे, जिसमें महिला साहित्यकार में मैं ही थी, मुझे सौभाग्य मिला। और दिल्ली दूरदर्शन भी उसमें आया हुआ था। और पूरे देश भर से साहित्यकार लोग आए हुए थे। और हमारी जब बारी आई तो जैसे लिस्ट तो लंबी थी, लेकिन एक कविता पढ़ने का हमको सौभाग्य मिला कविता पढ़ने का उतने लोगों में। और वहाँ हमको सम्मानित भी किया गया। तो वो कविता जरूर मैं पढ़ना चाहूँगी। हाँ, बिल्कुल, हम सुनना भी चाहेंगे आपसे। देखिए, उसी समय ये लिखी हुई है, पुराना पेज। कवि कुछ खोज रहा है, इधर उधर देख रहा है, स्वयं से पूछ रहा है, क्या बनाऊं विषय कविता का। आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, क्या बात है। तू सृजन करता है, बिगड़े हुए के बनाता है, गिरे हुए को उठाता है, समाज का दर्पण कहलाता है। तेरी कलम अतीत की कहानी लिखती है, वर्तमान की निशानी लिखती है, भविष्य की अगवानी लिखती है, तभी तो तेरा तू समर्पण बन जाता है। फिर यह व्यवस्था कैसी, विषय की अन्वेषणा कैसी, विषय चाहिए। देख देख, कविता खेल रही है गांव की गलियों में, कविता खेल रही है रमिया की सहेलियों में, कविता नाच रही है तबले की थाप पर, कविता बेबस है फुटपाथ पर। इन्हीं पंक्तियों के साथ एकदम गड़गड़ा करके ताली गूंजी थी और नामित किया गया था, हमको सम्मान मिला। उस तालियों की आवाज़ हम यहाँ भी गूंज रही है हमारे दिलो दिमाग में। हाँ, जैसे आपने कविता पढ़ी। इस कविता को पूरे पढ़ लूँ? हाँ, बिल्कुल। हाँ, देख, कविता खेल रही है गांव की गलियों में, कविता खेल रही है रमिया की सहेलियों में, कविता नाच रही है तबले की थाप पर, कविता बेबस है फुटपाथ पर, कविता टपक रही है बनकर पसीना, हो सके तो पर्वतिया के तार तार वस्त्रों को सीना। अपने को पहचान, तू वह बुनकर है जो पिरोता है विश्व को, समेटता है परिवेश को, बदलता है देश को, जोड़ता है पड़ोस को। एहसास कर अपने सत्य को, जीवन की धूप में सूख रही कविता, जीवन की धूप में सूख रही कविता, तुमसे मांग रही छाँव। एक कवि, तुम कवि हो तो उसी में समा जाओ, निखर उठो अव्यय चेतना बनकर, जीवन को जीने की नई प्रेरणा बनकर, जीवन को जीने की नई प्रेरणा बनकर। क्या बात है दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं पलामू की एक ऐसी प्रतिभा से, एक ऐसी कवित्री से जिन्होंने अपने
कलम की तेज़ तलवार को दिल्ली तक पहुंचाई और साथ ही इनकी खनकती आवाज़ पूरे पलामू प्रमंडल में गूंजती रही है। इनसे और भी हमारी बातें होगी और भी रोचक बातें होगी। एक छोटे से अल्प विराम के बाद हम फिर आपके बीच में हाजिर होते हैं। स्वागत है एक बार फिर दर्शकों आपका जीवन साहित्यकारों की नज़र में। और आज हमारे साथ हैं पलामू की कवित्री श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव जी। हम आपसे जानना चाहेंगे, अब हमारा अगला सवाल यही होगा, हमारा दर्शकों का भी, दर्शक जो देख रहे हैं हमारे, कि हमने सुना है कि रमिया के माई से भी आपका बहुत ही कुछ गहरा रिश्ता है। तो इस बात को मैंने पूछा, अब आप समझ गई होंगी, हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, हाँ शालिनी। रमिया की माई, हमारे जो भी दर्शक अभी देख रहे होंगे हमें, मैं ही रमिया की माई हूँ। और उसके पहले मैं बता दूँ, आकाशवाणी का सफ़र जी, जो गांव की गलियों से होते हुए आकाश की ऊंचाई तक, तो उस दिन को मैं याद करती हूँ कि 400-500 लोगों की भीड़ थी और पता नहीं हमें क्या देखे वे लोग। सबसे पहले, उसके पहले मैं आकाशवाणी नहीं देखी थी, रेडियो सुनती थी। जी जी। लेकिन सबसे पहले मुझे बुलाया गया और वहाँ पर सोवियत रूस पत्रिका पड़ी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें थी। बोलिए कि पर्दा लगा हुआ था, उधर से आवाज़ आ रही थी, ये पढ़िए, ये पढ़िए, ये पढ़िए। और उस समय बहुत अच्छा लगा कि एक गांव की लड़की जिसकी परवरिश शुरुआती दौर में गांव में हुई है, वो आज पहले साक्षात्कार में उतने लोगों के बीच पहली कलाकार के रूप में चुनी गई। और साथ ही साथ दूरदर्शन की भी बात करूं जी, हाँ, दूरदर्शन यहाँ 1996 में शुरुआत हुई उसकी, तो नाटक से भी मेरा रिश्ता रहा है। हाँ, बहुत से नाटक आकाशवाणी में, दूरदर्शन में भी, और टाउन हॉल के मंच पर भी हमने किया है। तो दूरदर्शन में यहाँ पर खून की मेहंदी, जी, हाँ, एक, हाँ, दूरदर्शन का पहला नाटक का प्ले हुआ था और उसमें मैं माँ की भूमिका में थी। और साथ ही साथ रमिया एक पात्र है जो कि बहुत कम पढ़ी लिखी है महिला, और माधव की भूमिका में हैं। उस समय सैकत चट्टोपाध्याय थे। जी। हाँ, उनके साथ हमने काम किया। और यहाँ के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जो थे अधिकारी, श्री गनौरी राम जी, बहुत अच्छी अच्छी सोच रखते थे, क्या करना है, निरंतर सोचते रहते थे, नए नए कार्यक्रम डालना। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इसको किया जाए। अभी जैसे विकास कार्यक्रम चल रहा है, ग्रामीण विकास अभिकरण से, यहाँ प्रत्यय अमृत उस समय डीडीसी थे, उनसे मिल करके बोले कि हाँ हाँ एकदम कीजिए। और माँ, ये 15 एपिसोड बना, गांव की ओर धारावाहिक ये चला। हाँ, गांव की ओर धारावाहिक चला और 15, जिसमें आप ये रमिया की भूमिका में हाँ, हैं। ये रमिया की माई है। अच्छा। ये माधव हैं और ये गनौरी जी हैं, गनौरी जी और सैकत चट्टोपाध्याय, और साथ में सुषमा श्रीवास्तव। और एक और इसकी पत्रिका बनी है जिसमें रमिया, छोटी सी मेरी बेटी को भी उन्होंने शामिल किया है। तो इसमें था कि कैसे विकास कार्यक्रम घर घर तक पहुँचे, इसका उद्देश्य था। और ये जो सूचना तंत्र का बहुत अच्छा माध्यम है रेडियो, आज के दिन भी, हाँ, तो ये सोच थी गनौरी जी की, और उन्होंने ये चीज़ लोगों को समझाने की कोशिश की और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता था। देर रात तक रिकॉर्डिंग होती थी। एक बार एक प्रसंग मैं बता रही हूँ कि वहाँ पर हंसने की, बहुत साइकिल पर
वो माधव जो है बैठा करके ले जा रहा है, वो तो सब आवाज़ से करना था और हंसने की आवाज़ थी। मेरी हंसी ही नहीं आ रही थी। तो गनौरी जी ने कहा अब मेरी छड़ी उठेगी। अच्छा, छड़ी उठ और जो मैं हंसना शुरू की सो 15-20 मिनट तक हंसते ही रह गई। और उस बीच में जितना लेना था वो आवाज़, बोले कि सर अब ठीक है। माधव बोले कि सर अब ठीक है, इतना बहुत हो गया। और इतनी नेचुरल आवाज़ लग रहा था कि साइकिल पर बैठने में सचमुच मैं डर रही हूँ। हाँ, इस तरह से। तो ये 15 एपिसोड इसका हुआ, 15 भाग, और 26 एपिसोड इसके बाद बना जी। उसपे माँ बच्चों के स्वास्थ्य पर आधारित जो अभी आंगनबाड़ी में जो कार्यक्रम हो रहा है, हाँ, तो ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्यक्रम हुआ। उस समय के की जो भी योजनाएं थी ग्रामीणों के लिए, लाभुकों के लिए, वो सारी हुई। और साथ ही साथ वो माँ बच्चों के कार्यक्रम आधारित दोनों पति पत्नी रमिया और माधव, रमिया की माई और माधव एक दूसरे को बता रहे हैं कि आज ब्लॉक में ऐसे हो रहा है और इससे हमको क्या फ़ायदा है, हाँ तो ये काम करना चाहिए। और इतना चर्चित प्रोग्राम हुआ था, आज के दिन भी फेसबुक पर मुझे याद लोग करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ एक कलकत्ता की टीम आई हुई थी और हम लोग गए हुए थे उधर कुटमू के साइड। वहाँ पर खटिया बिछाए, कंबल बिछाए वो लोग, और बोले कि इनकर आवाज़ तो हमरा सुनल जानल पहचानल लगा। और कलकत्ता वाले जो ऑफिसर थे वो बहुत खुश हुए कि देखिए ये माने हमारे श्रोताओं में आपकी आवाज़ किस तरह से गूंज रही है आज, और आज भी लोग याद करते हैं इस धारावाहिक को। गांव की ओर धारावाहिक जो है, इसको आज के दिन भी श्रोता याद करते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही साथ एक और कार्यक्रम बहुत मशहूर हुआ था, वो था चिट्ठी मिलर कार्यक्रम। चिट्ठी मिलर, हाँ, चिट्ठी मिलर कार्यक्रम मैं और गढ़वा के प्रोफेसर नथनी पांडे उस कार्यक्रम को करते थे। और इतना रोचक कार्यक्रम होता था कि चिट्ठियाँ आती थी, कार्टून चिट्ठियाँ बने भरी हुई थी। श्रोता कहते थे कि क्या चिट्ठियाँ आप लोग अपने से बनाते हैं? तो गनौरी जी ने एक कैंपस में, आकाशवाणी कैंपस में कार्यक्रम करवाया और टेंट लगवाया, और बाजाबता इसमें अंत में जो एपिसोड ख़त्म होता था उसमें एक प्रश्न पूछा जाता था, और जो 3 प्रश्न का लगातार जवाब देगा उसको एक रेडियो इनाम में। तो इस तरह से प्रचार प्रसार करने का, लोगों को मोटिवेट करने का, आगे बढ़ाने का काम, जो असली काम रेडियो का होता है, गनौरी जी ने खूब किया और मस्ती में किया। और हम लोग भी एकदम पूरे जोश और खरोश के साथ 12-12 ड्यूटी करके निकल जाते थे। आपके चेहरे की खुशी और चमक जो उस दिन को याद करके ये दिख रही है हमें, हम उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम जो है जीवन साहित्यकारों के नज़र में, इस कार्यक्रम को लेकर हम ऐसे ऐसे कवि को और ऐसे ऐसे हीरे को ढूंढ रहे हैं, ढूंढेंगे क्या आप लोग यहाँ पे हमारे पलामू में। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी खुशी देख के हमें भी बहुत खुशी हो रही है, हमारे दर्शक भी खुश हो रहे हैं। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि आपने बहुत सी रचनाएं लिखी, पुस्तक भी आपने लिखी है, कविताएं लिखी, रचनाएं लिखी, लेकिन पूर्ण रूप से अभी तक किसी भी कविता का, आपकी जो कविताएं हैं उसका लोकार्पण नहीं हुआ। तो इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं आपके दिल में एक तो अरमान तो है ही कि साझा संग्रह है जी। साझा संग्रह में हमारी कविताएं छपी हैं शालिनी जी। और कुदरत ने हमको इतना खुशहाल बनाया, हमारी ज़िंदगी बहुत ही खुश थी, और उसके बाद इतना रुलाया भी, इतना रुलाया कि अब मेरी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। मन से समझौता हमने कर लिया। 19 अक्टूबर 2010 का एक दर्दनाक समय था जिसको हमने झेला, और 7-8 साल तो मैं उठ भी नहीं पा रही थी। आत्मेश्वर झा जी का मैं नाम लेना चाहूँगी, शरण जी, राजेश जी, सारे लोग आए थे, पीएन सिंह थे। चलिए आप वापस चलिए, आप एक मेरी अच्छी हैंड हैं और फिर से आप
रेडियो का कार्यक्रम कीजिए। तब धीरे धीरे हमने बोलना शुरू किया। 3 बच्चे हमारे, जिसमें बड़ा बेटा नहीं रहा, और यही कारण है कि बीच में व्यवधान आया। ज़िंदगी है, और एक माँ के लिए, एक पिता के लिए बहुत कठिन क्षण होता है, भाई बहनों के लिए बहुत कठिन क्षण होता है। तो उस क्षण को धीरे से निकल गया। आप सशक्त हुई, आगे बढ़ी, आप हम सबके लिए मिसाल हैं। जीवन की इस रफ्तार में आपने पीछे मुड़कर देखना शुरू किया था, लेकिन लोगों ने, जो आपके शुभचिंतक थे, आपको आगे बढ़ाया, और आगे तभी बढ़ाया कि आप में वो जज्बा था। ऐसे में हम कहते हैं कि आंखें खुशी भी बरसाती है, गम भी बरसाती है, तो गम के क्षणों को भूल के हम आएंगे कि सावन भी शुरू हो गया है। तो सावन शुरू हो गया, तो इसके पहले यहाँ मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं चाहूँगी कि सावन के लिए कुछ आप कहें हमारे दर्शकों को। हाँ, सावन बहुत ही ऐसा 6 ऋतुओं में महीना है जिसको जिस सावन ने कवियों को बहुत आकर्षित किया जी है। जी। और कीट पतंगे, पेड़ पौधे, यानी पूरी सृष्टि, जड़ चेतन जो है, इस सावन में नहा जाती है, इसकी प्रतीक्षा करती है, और यह सावन जीवन देता है। तो सावन पर ना कह करके जी, एक ताज़ा तरीन, आपको जो अच्छा लगे, ताज़ा तरीन रचना, जो कि पहली बरसात हुई थी इस वर्ष की, और बहुत इस बार गर्मी पड़ी, बहुत बेचैनी थी, और मैं बाहर बैठी हुई थी कुर्सी पर बैठे बैठे देख रही थी पेड़ पत्तों को एकदम। हाँ, नहीं, पहले झुलसे थे, फिर बारिश की बूंदें पड़ी तो वो हाँ खिले थे। तो बैठे बैठे हमारे मन में जो बातें आई, उसको मैंने शब्दों में बांधने की कोशिश की है। गर्मी से राहत बौछार आई, बादल लुटाए अपनी कमाई। गर्मी से राहत बौछार आई, टप टप टपाटप टपाटप टपाटप, अंधाधुंध बूंदों ने आफत मचाई। गर्मी से राहत बौछार आई, बादल लुटाए अपनी कमाई। गड़गड़ गड़ागड़, तड़तड़ तड़ातड़, टकरा टकरा कर, डंका बजाकर, अंबर में अपनी धूम मचाई। बादल लुटाए अपनी कमाई, गर्मी से राहत बौछार आई। लक लक लपक कर, चपला चमक कर, चपला बिजली, लक लक लपक कर, चपला चमक कर, बूंदों से आगे धरती पर आई। बादल लुटाए अपनी कमाई। भागे बकरियां कुत्ते आवारा, देखिए कैसे हाँ भाग दौड़ शुरू हो जाती है बूंदों से। भागे बकरियां कुत्ते आवारा, छोनों का कैसे चलता गुजारा। पूंछ उठाए भागे घरों में, तड़ातड़ बुनते सबको भगाई। बादल लुटाए अपनी कमाई, गर्मी से राहत बौछार आई। खपरेल टपके भागी है मुनिया, हमारा भी घर टपक रहा था। खपरेल टपके भागी है मुनिया, हाय भीगी जाए पूरी ही दुनिया। भीग गए तो सग भीगी रजाई, बादल लुटाए अपनी कमाई। गर्मी से राहत बौछार आई। आंगन का पानी न निकले घरों से, पत्ते नाली में जमा हो गए हैं तो हाँ उसका चित्रण है। आंगन का पानी न निकले घरों से, पाखी भी चिपके अपने परों से। छत भी टपके हैं कैसी ढलाई, बादल लुटाए अपनी कमाई। गर्मी से राहत बौछार आई। किचकिच कचाकच बरखा का पानी, धूल गए पत्ते लगे धानी धानी। कीड़े मकोड़ों ने पंख जन्माई, बादल लुटाए अपनी कमाई। गर्मी से राहत बौछार आई। चप्पल की खैर नहीं धस गए गहरे, सड़कें उफान मारे पवन देव लहरे। चप्पल की खैर नहीं धस गए गहरे, सड़कें उफान मारे पवन देव लहरे। इधर को समेटो उधर भी ढको जी, जहाँ है नचूता वहाँ भी चुए जी। गिरता है पानी जी भर गिरो जी, अब यहाँ पर पानी का स्वागत है। गिरता है पानी जी भर गिरो जी, धरती के राजा की किस्मत अघाई।
गर्मी से राहत बौछार आई, वर्षा की बूंदों को ढेरों बधाई, वर्षा की बूंदों को ढेरों बधाई, वर्षा की बूंदों को ढेरों बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे कि देखिए साहित्य सृजन जो है हमारी संस्कृति को समृद्ध करता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि साहित्य जो होता है जी, बहुत हमारे जीवन से कैसे हमारी ज़िंदगी चली, हमारी सभ्यताएं कैसे हुई, उनका विकास कैसे हुआ, आज हम कैसे जी रहे हैं और कल हमारी पीढ़ियों को कैसे जीना है, ये एक साहित्य जो है सब कुछ समेटता है, पीछे भी देखता है, वर्तमान को भी देखता है और आने वाली पीढ़ियों को भी। जैसे जल की बात करते हैं तो जल बचाना है, कल बचाना है, तो जल है तब कल। हाँ, जल है तब कल है, तो आगे आने वाली पीढ़ियों की बात तो हम करते हैं। बिल्कुल, आने वाली पीढ़ियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये भी हम पूछेंगे आपसे। हाँ, तो इस तरह से हर एक क्षेत्र पर साहित्यकार की नज़र पड़ती है और जगाने का, चेतने का काम जो है समाज को, हाँ, जिस तरह से सीमा पर प्रहरी जो है वो बंदूकें तान करके अब देश की रखवाली करता है, उसी तरह से हर साहित्यकार का कर्तव्य बनता है कि अपनी कलम की ताकत, जो हमारी समाज की विसंगतियां हैं, जो हम देख रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए और हम अगली पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं, ये साहित्य सृजन जो है सब कुछ करता है। तो ये आपसे अपने कुछ और यहाँ आप कहना चाहेंगी? हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा वक्त का इशारा भी है, तो हम चलते चलते कुछ मीठी यादों को और जो आप कहना चाह रही हैं हमारे दर्शकों के बीच में आप कहें, और इसके साथ ही हम आपसे चलते चलते की जो बातें हैं वो भी कहेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपकी नज़र है इस पे वो आप कहें। अपनी जो समृद्ध संस्कृति है उसके बारे में दो पंक्तियाँ। सुबह उठते छूते हैं धरती माता के चरणों को, हाथ जोड़ फिर नमन करे प्रातः की किरणों को। सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं। माता पिता गुरु चरण पड़े, ऐसा ही व्यवहार, यही हमारी संस्कृति, यही हमारा प्यार। इसके बाद नमन करते तुलसी के चौरे को, पीपल बरगद के वृक्षों को, औषध के पौधों को, धो पोंछ कर पूजे हम इन पौधों के डार, यही हमारी संस्कृति, यही हमारा प्यार। फिर चलते गौशाले, गौ माता को करे प्रणाम, हाथ फेर कर प्यार जताते, करती क्षीर सभी को दान। पत्थर पत्थर पूजे जाते, नदियों को माँ का अधिकार, यही हमारी संस्कृति, यही हमारा प्यार। विविध बहुरंगी फूलों से सजते पूजा के थाल, हरी दुर्वा अक्षत चंदन, गुड़ मिश्री सब लगे कमाल। इन थालों में देश सहेजे, सेव के लिए अंगूर अनाज, यही हमारी संस्कृति, यही हमारा प्यार। होली हो या दिवाली, क्रिसमस हो या रमजान, गले लगा कुशल पूछना है सबका सम्मान। ऊंचा यहाँ का आध्यात्म, ऊंचे गहन विचार, यही हमारी संस्कृति, यही हमारा प्यार। घर में देखो बैठा है एक साथ परिवार, और कोरोना की बात है, कोरोना हो या दर्द कोई, बुजुर्गों का खास ख्याल, ये भारत में ही होता है ना। जैसे जैसे उम्र ढले रोशन इनसे द्वार, बुजुर्ग, हाँ, उम्र के ढलान के साथ विदेशों में तो कुछ और होता है, लेकिन हमारे यहाँ और भी उन्हें सहेज कर रखा जाता है। हाँ, यही हमारी संस्कृति है, तो यही हमारी संस्कृति, यही हमारा प्यार। आप प्रकृति के पोषक हैं। हाँ, प्रकृति से आप प्यार करती हैं। जाहिर सी बात है, जो प्रकृति से प्यार करेगा वो सबसे प्यार करता है। तो अभी ताज़ा तरीन जो प्रकृति के बारे में आपने कुछ लिखी हो, तो वो यहाँ पर हमारे दर्शकों को बीच में गुनगुनाइए या कहिए। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन उसका दोहन इस तरह से हुआ है प्रकृति का कि आज
उसका प्रकृति का परिवेश जैसा रहना चाहिए था वैसा नहीं है, और जिसका प्रभाव कभी असमय बादल, कभी पानी की बौछार, कभी टिड्डियों का आक्रमण, तो यही हमारे चिंतन का आज विषय है। साहित्यकार को नहीं बल्कि पूरे समाज को, पूरी चेतना को यह सोचना पड़ेगा कि कैसे अपनी प्रकृति को हम सहेजें। तो इसी पर मेरी छोटी सी रचना। आज चिंतन का प्रहर, प्रकृति क्यों नाराज है। आज चिंतन का प्रहर, प्रकृति क्यों नाराज है। चौंक मत आहट को सुन, ये वक्त की आवाज़ है। क्या बात है। चौंक मत आहट को सुन, यह वक्त की आवाज़ है। इस पर भी हमको पुरस्कार मिला है, ये रचना पर। हमने काटे पेड़ फिर बस्तियां बसा दी, हमने काटे पेड़ फिर बस्तियां बसा दी। चिमनियों के विष काले स्वच्छ वायु को पिला दी। प्राण वायु बन गई दर्द भरा साज है। आज चिंतन का प्रहर, प्रकृति क्यों नाराज है। जब चाहिए धूप गुलाबी, बूंदों की बौछार है। खड़ी फसलें इठला रही तभी पत्थरों की मार है। असमय अगणित पीड़ा समेटे, असमय अगणित पीड़ा समेटे। आम महुए आज हैं, आज चिंतन का प्रहर, प्रकृति क्यों नाराज है। उड़ते हुए बादल क्षितिज पर अब सपन से लगे। झरझर नौधार चेतन शुष्क क्रंदन से लगे। जो धरा के पुण्य पोषक किसान, गिरती उन्हीं पर गाज है। आज चिंतन का प्रहर, प्रकृति क्यों नाराज है। कभी शीतल कभी उष्ण, संतुलन की नाप है। जो पंचभूतों से जो सब कुछ निर्माण हुआ है, उसमें असंतुलन से ही यह होता है, और उसके कारण हम खुद हैं। कभी शीतल कभी उष्ण, संतुलन की नाप है। असमय सैलाब उमड़े, पंचभूति शाप हैं। कुंठित हृदय कुचक्र ओढ़े, अपनी ही सौगात है। कुंठित हृदय कुचक्र ओढ़े, अपनी ही सौगात है। भीषण गर्जना सिंधु तल की, जो साइक्लोन आता है, तूफान। भीषण गर्जना सिंधु तल की, दावानल आगाज है। आज चिंतन का प्रहर, प्रकृति क्यों नाराज है। कोरोना निगले प्राण, कोरोना निगले प्राण, क्षमता घटी प्रतिरोध की। टिड्डियों का आक्रमण क्यों, टिड्डियों का आक्रमण क्यों, यह विषय है शोध की। टिड्डियों का आक्रमण क्यों, यह विषय है शोध की। मारे हमने मित्र कीट, परिंदे सब खा गए। मारे हमने मित्र कीट, परिंदे सब खा गए। सहयोग उनकी चेतना पल भर में बिसरा गए। जग छाए दूषण प्रदूषण, कुपित सृष्टि के अंदाज हैं। आज चिंतन का प्रहर, प्रकृति क्यों नाराज है। चौंक मत आहट को सुन, ये वक्त की आवाज़ है। संतुलन के साथ होते, संतुलन के साथ होते, न मार पड़ती टिड्डी दल की। आज चेतो और लौटो, भूल हुई उनको समेटो। पाखी के कलरव नहीं ये, प्रकृति के सुरसाज हैं। आज चिंतन का प्रहर, प्रकृति क्यों नाराज है। चौंक मत आहट को सुनिए, वक्त की आवाज़ है। चौंक मत आहट को सुनिए, वक्त की आवाज़ है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत शब्दों का चयन और कलम की तेज़ जो तेवर हैं, वो कब कब हमें कैसे लिखना है और कैसे हमें समय के हिसाब से लिखना है, समय को देखते हुए लिखना है, ये आप जैसी कवित्री ही कर सकती हैं। हम बड़े ही शुक्रगुजार हैं आपके कि आप इस खूबसूरत कार्यक्रम में हमारे जीवन साहित्यकारों की नज़र में आपने अपने मन की बातों को, अपने जीवन की बातों को हम तक पहुंचाई और साझा किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम से अब हम लेंगे विदा। एक बात तो छूट गई शालिनी जी। जी, तो चलते चलते मैं हाँ, चलते चलते कि आयुष्मान की बात भी हमने की थी। जी, आयुष्मान। हाँ, तो एक समय था कि मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस किया करती थी, और सबसे अच्छी बात है कि इसकी जितनी भी दवाएं हैं सब पेड़ पौधों से बनी हुई दवाएं हैं। तो पेड़ पौधों को संरक्षित करना आज के पर्यावरण की हमारी मांग है,
और सावन का महीना चल रहा जी। है, तो कुछ भोले बिल्कुल। भोले बाबा को भी याद हाँ, करना बिल्कुल। चाहिए। हाँ। डम डम डमरू भोले बजावे, डम डम डमरू भोले बजावे, सावन झमझम उन्हें रिझावे, ले आशा विश्वास की धरती थिरक रही, ले आशा विश्वास की धरती थिरक रही, जय बाबा बैद्यनाथ की धरती थिरक रही, जय बाबा बैद्यनाथ की धरती थिरक रही। कान्हा कृष्णा झूले हिंडोले, क्या बात है। कान्हा कृष्णा झूले हिंडोले, कजरी उनकी बंसी बोले, पेंग लगे आकाश की धरती थिरक रही, जय बाबा विश्वनाथ की धरती थिरक रही, जय बाबा विश्वनाथ की धरती थिरक रही। भारत भूमि लगे सुहावन, भारत भूमि लगे सुहावन, धरा का जीवन पावन पावन, भारत भूमि लगे सुहावन, धरा का जीवन पावन पावन, जड़ चेतन परिहास की धरती थिरक रही, जड़ चेतन परिहास की धरती थिरक रही, जय बाबा बैद्यनाथ की धरती थिरक रही, जय जय बाबा बैद्यनाथ की धरती थिरक रही। बहुत खूबसूरत। बाबा बैद्यनाथ की धरती पर हम हैं, उन्होंने हमें अपनी गोद में बिठाया है, अपनी शरण में रखा है। तो जय बाबा बैद्यनाथ की धरती थिरक रही। और इस थिरकन के साथ ही और आपकी जो आवाज़ है, इस आवाज़ की खनक के साथ ही इस कार्यक्रम से हम लेंगे इजाज़त, विदा लेना चाहेंगे। लेकिन दर्शकों, हम अगले एपिसोड में यानी कि अगली कड़ी में हम फिर लेकर हाजिर होंगे एक नए कवि के साथ, जीवन साहित्यकारों के नज़र में। फ़िलहाल हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में, हमारे इस कार्यक्रम में आईं और अपनी जीवन से जुड़ी बातों को रखा। आपका धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अभी बहुत सारी बातें छूट गई हैं, तो कभी बिल्कुल हम नई कड़ी में जोड़ेंगे उस कड़ी को, क्योंकि आप जैसे कवित्री के बीच में छोटे समय और छोटे वक्त लेकर अगर हम आए तो बहुत सी बातों को हम उसमें नहीं साझा कर सकते। इसके लिए एक लंबी कड़ी चाहिए, और इसके लिए क्लाउडवेव के इस सफ़र में आप हमारे साथ जुड़ी। हम अगली कड़ी के लिए फिर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।